नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने पर भारतीय जनता पार्टी देश भर में भव्य कार्यक्रमों की श्रृंखला शुरू करने जा रही है, लेकिन इस आयोजन को लेकर सियासी घमासान भी तेज हो गया है। कांग्रेस ने बीजेपी की देशभक्ति पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं, तो बीजेपी ने पलटवार करते हुए कांग्रेस पर राष्ट्र विरोधी मानसिकता का आरोप लगाया है। आज इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए आप ये रिपोर्ट। भारत के राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में 150 प्रमुख स्थानों पर सामूहिक वंदे मातरम गायन का आयोजन करने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 7 नवंबर को सुबह 10 से 11 बजे के बीच देश भर में एक साथ वंदे मातरम गीत गूंजेगा। लेकिन इस आयोजन से पहले ही कांग्रेस इस पर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि अंग्रेजों से माफी मांगने वाली पार्टी बीजेपी अपने कार्यालय में 53 साल तक तिरंगा नहीं फहराने वाले लोग वंदे मातरम की आड़ में राजनीति कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस अपने हर बड़े कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान से और समाप्ति वंदे मातरम से ही करती है। कांग्रेस पार्टी की हर कार्यक्रमों में, बड़े कार्यक्रमों में राष्ट्रगान से शुरू कर वंदे मातरम से कार्यक्रमों की समाप्ति की जाती है। और ये वो भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है जो अंग्रेजों से माफी मांगने वाले, जो 53 साल तक तिरंगा झंडा नहीं फहराने वाले, वो भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है। इधर दीपक बैज ने आरोप लगाए तो उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने करारा पलटवार किया। साव का कहना है कि कांग्रेस को देशभक्ति से कोई लेना देना नहीं, वह सिर्फ एक परिवार की चाटुकारिता में लगी है। स्वतंत्रता सेनानियों ने जिस वंदे मातरम को गाकर फांसी के फंदे को चूमा, उसी को कांग्रेस ने भुला दिया। बीजेपी इस राष्ट्र गीत को जन जन तक पहुंचाएगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी को न देश से मतलब है और न देशभक्ति से। वो तो एक परिवार की चाटुकारिता करने वाली पार्टी बनकर रह गई है। दावे तो करते हैं कि आजादी के आंदोलन की बात वो करते हैं। बहरहाल वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने का जश्न जहां देशभक्ति के माहौल को नई ऊर्जा दे रहा है, वहीं छत्तीसगढ़ में इस पर सियासी बहस भी देखने को मिल रही है। एक तरफ बीजेपी इसे राष्ट्र गौरव का अभियान बताकर जन भावनाओं से जोड़ना चाहती है, तो कांग्रेस इसे प्रतीकात्मक राजनीति मान रही है। आने वाले दिनों में वंदे मातरम राजनीतिक विमर्श का केंद्र बनता दिख रहा है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो वंदे मातरम पर सियासत गरमाई है। किसकी देशभक्ति वाली मानसिकता और किसकी देश विरोधी वाली, इस चर्चा के जरिए जानेंगे। और चर्चा के लिए मौजूद हमारे साथ कुछ खास मेहमान। शताब्दी पांडे बीजेपी प्रवक्ता हैं, स्वागत है आपका शताब्दी जी। सौरभ साहू कांग्रेस के प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और पीसी रथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत स्वागत है इस चर्चा में जुड़ने के लिए। शताब्दी जी, बयान आता है विपक्ष की तरफ से कि वंदे मातरम और वंदे मातरम के साथ आप यदि बात करेंगे राष्ट्रगान की, तो वो हमेशा से गाती आई है। कांग्रेस भी अपने जब भी किसी कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, शुरुआत से लेकर अंत तक राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को हमेशा रखा जाता है। लेकिन ये आरोप लगाए गए बीजेपी की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से, तो फिर ऐसे आरोप लगे हैं कि आपके यहाँ कौन कौन से ऐसे नेता हैं, सीधे तौर पर सवाल फिर उठाए गए हैं तो देशभक्ति पर ही उठे हैं, क्योंकि राष्ट्रगान की बात आएगी और देशभक्ति एक साथ समानांतर ही चलते हैं। फिर संयम जी, सबसे पहले आप सभी को, पूरे पैनल को वंदे मातरम। मैं कहूंगी कि राष्ट्र की जय चेतना का गान वंदे मातरम। जो हमारा वंदे मातरम है, हमारी राष्ट्र की जय चेतना का गान है और राष्ट्रभक्ति प्रेरणा का गान वंदे मातरम। वंशी के बहते स्वरों का प्राण वंदे मातरम। झल्लरी झनकार झनके नाद वंदे मातरम। शंख के संघोष का संदेश वंदे मातरम। ऐसा वंदे मातरम है जो उस समय, जिस समय हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जब मां भारती को अपने सम्मान के स्थान पर पुनर्स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रहे थे, उस समय जिस उद्घोष ने प्रेरणा दी थी, ऐसा है वंदे मातरम।
और इस वंदे मातरम को वर्ष 1896 में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में कोलकाता में, और पूरा वंदे मातरम गाया था उन्होंने। और 1950 में भारत की संविधान सभा ने इसको आधिकारिक रूप से राष्ट्रगीत के रूप में अपनाए जाने के लिए प्रस्ताव पारित किया था। और संविधान सभा के तत्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने घोषणा की थी कि वंदे मातरम को राष्ट्रगान जनगण मन के समान ही सम्मान दिया जाना चाहिए। मेरा ये कहना है कि जब संसद ने सबसे पहले कृष्ण राव कुंभरीकर जी ने जब इसको स्वरबद्ध करके प्रस्तुत किया झिंझोटी राग में, तब डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने कहा कि यदि यह रिकॉर्ड के रूप में आएगा तो मैं इसका सबसे पहला ग्राहक होऊंगा, इसको रिकॉर्ड के रूप में तैयार करना चाहिए जी। और तब शासन ने कहा कि इसको ब्रिटिश बैंड कमांडर से आप अप्रूव करा लीजिए। और उसके अप्रूवमेंट के बाद जब वहां से अप्रूव हो गया, उसे प्रशस्ति पत्र मिल गया, उसके बाद 1950 में इसको आधिकारिक तौर पर घोषणा की गई। तो इसमें कौन सी असंवैधानिक बात है? नहीं, इतिहास जो आपने बताया उससे आपत्ति कांग्रेस को नहीं है, इतिहास बिल्कुल यही है जो आप बता रहे हैं, लेकिन आपत्ति है कि वंदे मातरम यदि नहीं गाएंगे तो देश विरोधी मानसिकता हो जाएगी, ये कह रहे हैं उप मुख्यमंत्री अरुण साव। क्या ये सही होगा? देखिए, मेरे को एक बात बताइए, जो हमारा राष्ट्रगीत है, जिस प्रकार से राष्ट्रगान हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उसी तरीके से बिल्कुल, लेकिन उत्सव यदि नहीं मनाएंगे तो देश विरोधी हो जाएंगे क्या? क्योंकि गाती तो कांग्रेस भी और देश के जन जन व्यक्ति गाता है, लेकिन उत्सव नहीं मनाने पर देश विरोधी करार दिया गया है। कांग्रेस शासन काल में इसको रोक लगा दी गई थी इस पे। और आज यदि हमारी केंद्र सरकार, आज जिसकी जो सरकार है, आज सरकार यदि इसकी घोषणा करती है कि पूरे देश में इन वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर इसको उत्सव के रूप में मनाया जाना है, तो इसका विरोध नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है, विरोध का क्या कारण है? आखिर वंदे मातरम क्या देशद्रोही गीत है? हमारी भारत माता की प्रार्थना है। उसके सारे आप जितने भी उसके जो स्टेंजा है, आप उसका अर्थ समझेंगे तो भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, बिल्कुल इसका जवाब लेते हैं। मातृभूमि की पूजन ही है वंदे मातरम, सौरभ जी, लेकिन इसमें आपत्ति किस प्रकार है? क्या 100 साल जब हुए थे तब इतना भव्य उत्सव नहीं मनाया था कांग्रेस ने, और अब 150 साल में जो बीजेपी मना रही है, क्या उससे तो ये बिल्कुल तय नहीं होगा कि देश विरोधी कौन है और देशभक्ति किसकी ज्यादा है, लेकिन उत्सव मनाने से कभी ये तय नहीं हो सकता है। समस्या क्या कुछ है? सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि देखिए, जिस तरीके से बीजेपी किसी भी चीज को इवेंट बनाती है और उसे अपनी राष्ट्रभक्ति प्रूव करने के का जो प्रयास करती है, हमें तो उस बात से आपत्ति है। दूसरी, ये हमारे ऊपर ये आरोप लगाते हैं कि हम देशद्रोही हैं या देश विरोधी हैं। आपत्ति हमको इस बात से होती है क्योंकि ये तो नैतिक रूप से इनकी जो पार्टी है, इनकी जो पितृ संगठन है, इनका तो आजादी के योगदान में क्या कुछ योगदान, आजादी की लड़ाई में क्या योगदान रहा है, ये हर कोई जानता है। आप किस तरीके से इनके ही जो बड़े नेता है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कह लीजिए, गोलवलकर जी कह लीजिए, वो पूरा इतिहास हर कोई जानता है कि आजादी की लड़ाई में योगदान तो छोड़िए, ये तो देश विरोधी कार्य कर रहे थे। वहां पर भारत छोड़ो आंदोलन जब चल रहा था, तब ये अंग्रेजों के साथ मिल करके उनको क्या सलाह दे रहे थे, किस तरीके से जो आंदोलन को दमन करने की सलाह दे रहे थे, ये हर कोई जानता है, ये पूरा जग जाहिर है ये बात। तो कहीं पर भी इनको देशभक्ति की बात करने का तो नैतिक अधिकार नहीं है, ना ही कांग्रेस के ऊपर देशद्रोह का कोई भी इल्जाम या आरोप लगाने का इनके पास में नैतिक अधिकार है। आज आप छत्तीसगढ़ के अंदर की बात कर लीजिए, ये तो हमारी जो राजगीत है उसको भी आज सब जगह पे बंद करके बैठे हुए हैं। राजगीत ये पिछली सरकार में हमने राजगीत का दर्जा दिलाया, हर जगह पे वो बजना चाहिए, ये हमारी लगातार मांग होती रही, लेकिन उसको भी ये बंद करने का कार्य करते, उस पर ये बैन लगाने का कार्य करते हैं। तो नैतिक रूप से तो ये कहां पर ये बात को पूछने या बोलने का अधिकार रखते हैं या हम पर आरोप लगाने का अधिकार रखते हैं? कहीं पर भी सौरभ जी, क्या आपने जो शुरुआत की कि इवेंट बहुत अच्छे से कर लेती है बीजेपी, क्या इवेंट के जरिए मुद्दों से भटकाया जाता है? क्या ये कुछ आरोप लगा रहे हैं आप? क्योंकि जो भी देशभक्ति का कार्य उसमें बहुत महोत्सव और उत्सव के साथ ही किया जाता है, ये तो हम देख रहे हैं।
कांग्रेस, इसलिए मैंने दो चीज कहा यहाँ जिक्र किया था। क्या 100 साल जब हुए थे इतना बड़ा उत्सव कांग्रेस ने मनाया था, तो 150 साल में भी मनाया जा रहा है, लेकिन ये बिल्कुल भी पैमाना नहीं होगा देशभक्ति का। मैं बता दूं आपको, उत्सव कितने भव्य तरीके से मनाया जाता है, ये पैमाना बिल्कुल भी नहीं है कि आप कितने बड़े देशभक्त हैं। देशभक्ति हमेशा अंदर अंतरंग में रहती है। निश्चित रूप से सहमत हूं मैं आपकी इस बात से कि ये बिल्कुल पैमाना नहीं होता, लेकिन ये एक व्याख्या जरूर हो सकती है या एक्सप्रेस करने का एक तरीका हो सकता है देशभक्ति को, जिस तरीके से ये उत्सव मनाए जाते हैं। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से ये इस उत्सव को ये अपनी राजनीति के लिए और राजनीति की रोटी सेकने के लिए जो उपयोग करते हैं, हमको उस बात से आपत्ति। मनाए ना, हम भी कहते हैं कि मनाए, देशभक्ति के रूप में इसको मनाने का बिल्कुल स्वागत करते हैं, लेकिन उसको आप कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाने के लिए अगर इस्तेमाल करते हैं या ध्रुवीकरण की राजनीति के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ये कहीं पर भी हमारे को एक्सेप्टेबल नहीं है। उस बात का हमारा विरोध है। चलिए, मैं शताब्दी जी से भी जवाब लूंगा, लेकिन पीसी रथ साहब हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। पीसी रथ साहब, ये वंदे मातरम को लेकर 150 साल हो गए और इसमें भव्य उत्सव मनाया जा रहा है, पूरे देश में खुशी की बात है, स्वागत कर रही है कांग्रेस, लेकिन आरोप इसमें ये लगाए जा रहे हैं कि इनने तो कभी देशभक्ति दिखाई नहीं है और अब हम जब कर रहे हैं तो फिर आपत्ति ली जाती है। चट्टोपाध्याय के उपन्यास आनंद मठ से इस वंदे मातरम की शुरुआत हुई थी और मुझे लगता है कि वंदे मातरम जब गीत आया था सामने, तो देश में जो परिस्थितियां थी और उसमें जिस तरह से उन्होंने एकजुटता बढ़ाने का काम किया था उसके माध्यम से, और जो ब्रिटिश सरकार थी उसके खिलाफ किस तरह से अंदरूनी स्तर पर एकजुटता बनाई जाए और किस तरह से उसका इस्तेमाल लोगों को आजादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए जोड़ने में किया जाए, इस तरह से उसका शुरुआत हम मान सकते हैं। और इसी कारण ये है कि उसके बाद में, आजादी के बाद, उसको एक तरह से राष्ट्रगीत का एक राष्ट्रगान जो है वो तो था ही, राष्ट्रगीत के रूप में इसको एक तरह से प्रतिष्ठा मिली। और आज की तारीख में मुझे लगता है वंदे मातरम को लेकर के किसी राजनीतिक दल में ये स्थिति नहीं हो सकती कि वो उसका विरोध करे। कांग्रेस भी उस चीज को लेकर के विरोध करती हुई कहीं नजर आए, ऐसा नहीं है। लेकिन ये स्पष्ट मानना है कि हर चीज को लेकर के जो राजनीति हो रही है उसमें लोग अपने अपने तरीके से माहौल बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं चीजों का। जैसे सब लोग जानते हैं कि क्या भूमिका रही थी सावरकर की, क्या भूमिका थी राष्ट्रीय आंदोलन में, किस तरह से उन्होंने 1857 को लेकर के, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को लेकर किताब लिखी, लेकिन बाद में उनकी क्रांतिकारिता के बाद जो पेंशन वाला जो प्रकरण आया उसके उस समय तक उनकी भूमिका बदल चुकी थी। तो एक देश का परिस्थिति के हिसाब से हर व्यक्तित्व का अपना अपना समय होता है। कुछ समय लोग सकारात्मक पॉजिटिव काम करते हैं, कभी लोग ऐसे काम करते हैं कि इतिहास में उनको उस तरह से याद रखता है कि उन्होंने देश के साथ सच्चाई से व्यवहार नहीं किया था। तो ये आंदोलन के दौरान के अनुभव रहे हैं। हमें देखना है कि आज के समय में देशभक्ति का पैमाना क्या होना चाहिए। देशभक्ति का पैमाना ये होना चाहिए कि हमारे संवैधानिक संस्थाओं को मजबूत किया जाए। देशभक्ति का पैमाना ये होना चाहिए कि हमारे राष्ट्रीय जो बैंक हैं उनके पैसे को गलत तरीके से लोग लूट के ना भागे, उनको कड़ाई से वसूल किया जाए। देशभक्ति का पैमाना ये होना चाहिए कि जो हमारा संविधान बोलता है, जातिगत, धर्मगत, नस्लगत, संप्रदायगत कोई हमारे में भेदभाव नहीं होना चाहिए। उस तरह का व्यवहार क्या हम अपने नागरिकों को दे पा रहे हैं? क्या हमारे नागरिक सम्मान से भारत के हम नागरिक हैं ये करके सभी राज्यों में रह पा रहे हैं, या कहीं उनको खदेड़ा जा रहा है, कहीं उनके साथ भेदभाव हो रहा है? तो असली देशभक्ति ये है, जो भारतीय सेना का शौर्य रहा है वो इसी देशभक्ति को लेकर के शौर्य दिखाती रही है अपनी सीमाओं में, भारतीय सेना अब तक के। तो सेना का चरित्र पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष रहा है भारत में। तो उसी चरित्र को लेकर के, उसी उदात्त भावनाओं को लेकर के हमें चलना चाहिए और हमारे पाठ्य पुस्तकों से लेकर के हर चीज में जो छेड़छाड़ की जा रही है उससे बिल्कुल। तो मैं इसमें जवाब भी लेता हूँ शताब्दी जी से। और शताब्दी जी, देशभक्ति का जो पैमाना है वो तो एक अलग है, आपत्ति किसी को भी नहीं है। उत्सव महोत्सव कितने ही भव्य तरीके से मनाया जाए, देश के प्रधानमंत्री ने भी आह्वान किया है लोगों से कि बढ़ चढ़कर इसमें भाग लें। और बीजेपी तो अलग अलग जो कार्यालय उनमें अपने कार्यक्रम भी आयोजित कर रही है, मीटिंग भी कर रही है, कैसे इसको भव्यता दी जाए। और यही आरोप लग रहा है शताब्दी जी की इवेंट मैनेजमेंट आप बहुत अच्छा कर लेते हैं, बहुत भव्य तरीके से। और मैं इसका जवाब ले चुका हूं कि 100 साल यानी शताब्दी वर्ष जब था
तो उसमें उस समय कितने भव्य तरीके से मनाया गया और 150 साल में कितना भव्य तरीके से मनाया जा रहा है, लेकिन देशभक्ति का बिल्कुल भी पैमाना नहीं है। लेकिन जब भी आप देशभक्ति पर सवाल उठाएंगे कि इतने भव्य तरीके से हम मना रहे हैं, कांग्रेस ने नहीं मनाया है, सीधे तौर पर फिर आरोप यही लगते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम जो आंदोलन रहे हैं उस वक्त में कितना योगदान था आपके दल का, पार्टी का, उस समय के गठन का, फिर ये आरोप लगते हैं। देखिए, मैं सीधी सी एक बात ये कहूंगी कि वर्तमान समय में यदि वर्तमान सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने यदि यह अपील की है, ये बात कही है कि वंदे मातरम को जो सम्मान मिलना चाहिए था वो सम्मान नहीं मिल पाया बीच के कुछ कालखंड में, और उसको वो सम्मान पूरी तरह मिलना चाहिए। शताब्दी जी, कौन से सम्मान की बात की जा रही है, ये भी थोड़ा विस्तार से बताइए, किस प्रकार, कौन सा? वंदे मातरम गीत को पूरा नहीं गाया जाता है ना, उसको खंडित करके उसमें जो आगे जो बातें भारत माता के संबंध में लिखी गई है उसको नहीं लिया जाता है, उसको उस प्रकार का मान सम्मान नहीं मिलता जो कि हमारी संविधान सभा ने पारित किया था कि राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत को बराबर का सम्मान मिलेगा। और बहुत बहुत चालाकी से, बहुत राजनीतिक कृत्य के द्वारा इसको कट कर दिया गया। तो अगर हमारे प्रधानमंत्री जी और वर्तमान संसद ने इसको आह्वान किया है तो मुझे ये बताइए, जो गीत भारत माता को, माँ भारती को स्वतंत्र कराने के लिए एक नाद बन सकता है, तो वो गीत आज की युवा पीढ़ी के हृदय में देशभक्ति को झंकृत करने के लिए, अगर वास्तव में इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी जो युवा पीढ़ी है वर्तमान समय में अपने देश के सामने जितनी चुनौतियां हैं, जिस प्रकार से विदेशियों का हमारी धरती पर, हमारे इस देश पर जो बुरी नजर है, उससे बचाने के लिए युवा पीढ़ी ही आगे आएगी। तो अगर देशभक्ति के इस गीत को संचारित किया जा रहा है एक इस माध्यम से कि 7 नवंबर को 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो मुझे लगता है इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। चलिए, लेकिन इसी सवाल के ऊपर मैं जवाब सबसे पहले पीसी रथ साहब से लूंगा, फिर आऊंगा सौरभ जी आपके पास। पीसी रथ साहब, ये क्या बदलाव किया गया था वंदे मातरम के अंदर, जो कहा गया कि राष्ट्रगीत था, इसमें बदलाव करके बीच में कुछ छोड़ दिया गया था? आखिर बात मैं कहना चाह रही थी जी, मैं कहना चाह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सामाजिक समरसता और नागरिक कर्तव्य पर पूर्ण रूपेण महत्व देकर कार्य किया जा रहा है, वहां कोई कमी नहीं है। लेकिन यदि वंदे मातरम युवा पीढ़ी को झंकृत करता है, यदि वंदे मातरम युवा पीढ़ी को अपने देश की रक्षा के लिए आगे आने के लिए प्रेरित करता है, तो इसमें कोई गलती नहीं है, और किसी भी गीत को खंडित करने का अधिकार किसी को नहीं है। गीत खंडित करने का जो आरोप है उसी पे मैं जवाब लेता हूं, फिर आता हूं शताब्दी जी आपके पास। पीसी रथ साहब, ये आरोप हमने देखा बहुत पहले भी सुने गए थे। 1950 के वर्ष में जो कहा गया कि इसको बीच में से काट दिया गया लाइन को, क्योंकि मां भारती का जिक्र था, और उसके बाद फिर बातें उठने लगी कि जो देश है वो सर्वधर्मों का देश है, एक विशेष वर्ग को आपत्ति हो सकती है, 2 विशेष वर्ग को आपत्ति हो सकती है। क्या कुछ ये पूरी कहानी है, हमारे दर्शकों को बताइएगा। दरअसल संयम जी, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इतिहास को के सही परिप्रेक्ष्य में नहीं समझने के कारण इस तरह से गलतियां करते हैं। मैंने पहले भी कहा कि 150 साल पहले जो भारत की परिस्थितियां थी वो क्या थी? क्या भारत एक देश के रूप में था? क्या भारत एक कंबाइंड जो है एक देश के रूप में गुलाम हुआ था, या बहुत सारे अलग अलग देश थे, राज्य थे जो एक तरह से अंग्रेजी सत्ता ने बारी बारी से जीते थे और उनको कुल मिलाकर यूनिफाइड करके वो अपना शासन चला रहे थे? तो आप देखिए कि जो 1857 की जो लड़ाई थी, जिसमें हिंदू और मुस्लिम एक होकर के लड़े थे, उस समय में ऐसे उस जमाने में हिंदी के अखबार नहीं थे और पयामे आजादी और उस तरह के 8-10 ऐसे अखबार थे जो उर्दू के रिसाले कहे जाते थे, और जिसके संपादकों को बार बार जो है वो स्वतंत्रता संबंधी कार्यों के कारण तोप से बांध करके उड़ा दिया जाता था। 1857 की जो लड़ाई हुई थी, जो सेना का एक हिस्सा, अंग्रेजी सेना का एक हिस्सा, मंगल पांडे और तमाम सारे लोग जो उसमें आए थे, और वो लोगों ने विरोध की कमान संभाली थी। रानी झांसी की रानी ने अपनी झांसी के लिए लड़ाई लड़ी थी। उस समय ग्वालियर घराने की भूमिका बिल्कुल अलग थी, जो कि पूरी तरह से अंग्रेजों के साथ थे। ऐसे तमाम सारे इतिहास की चीजें हमें बताती हैं कि इन कालखंडों में, पिछले 200 सालों में किन किन लोगों ने वास्तव में भारत की भूमि के लिए काम किया था, और कौन कौन लोग ऐसे थे, कौन कौन से तत्व ऐसे थे, कौन कौन से खानदान ऐसे थे जिन्होंने भारत की भूमि के विरोध में जा करके अंग्रेजों का साथ दिया था।
तो ये इतिहास में बहुत सही तरीके से रेखांकित किया गया है और उसको लोग पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन पीसी रथ साहब, इतिहास बदलने की कोशिश या इतिहास में की गई गलती को सुधारने की कोशिश माने इस वक्त, क्योंकि समय बहुत कम है, मुझे आपसे जवाब चाहिए इसको लेकर। बिल्कुल बिल्कुल, जो गीत को लेकर के जो बातें कही जा रही हैं, उस गीत को लेकर मैं पहले भी कह चुका हूँ कि बहुत ही सम्माननीय तरीके से उस गीत को इस्तेमाल करना चाहिए, उस गीत का प्रयोग करना चाहिए। इस्तेमाल शब्द शायद सही नहीं होगा, उस गीत का प्रयोग करना चाहिए, सजगता से करना चाहिए। और इसी तरह से हम ये भी जानते हैं कि पिछले 12 सालों में सरकार जो है वो मोदी जी नेतृत्व में है और 12 साल का समय अगर सम्मान देने के लिए वो नहीं निकाल पाए इस वंदे मातरम के गीत के लिए, और 13वें साल में उनको वंदे मातरम के सम्मान की बात याद आ रही है, तो ये भी एक चिंता का या विचार का विषय होना चाहिए। क्योंकि निश्चित रूप से बहुत सारे मुद्दे ऐसे होते हैं जो सरकार की प्राथमिकता में होना चाहिए, जो सरकार की प्राथमिकता में होते, लेकिन अगर प्राथमिकता में ये सबसे अंतिम क्रम में आ रहा है तो इससे आप समझ सकते हैं कि क्या स्थितियां उनके पास है गीत को लेकर। चलिए, बिल्कुल। जहाँ तक अभी फिर से मैं कहना चाहूंगा कि गीत को लेकर के किसी का कोई विरोध दिखाई नहीं देता। जरूर जरूर सौरभ जी, ये सुधारने की जो कोशिश की जा रही है, कई बार ये देखने की जरूरत आई है। देखने के बाद मैं एक बात बताना चाहूंगा कि बहुत सारे राष्ट्रवादी पार्टी के सांसद और विधायक जब उनसे ये गीत ऑन कैमरा गाने को कहा जाता है तो वो लोग गा नहीं पाते हैं, 2-3 लाइन से ज्यादा उनको याद ही नहीं रहता है। दावेदारी करते हैं। ये आज भी यही स्थिति मिलेगी जरूर। सौरभ जी, पीसी रथ साहब, समय बहुत कम है, खत्म की ओर है। सौरभ जी से जवाब चाहिए, ये इतिहास में जो गलती की गई उसे सुधारने की कोशिश है, जो सम्मान देना चाहिए था आपने नहीं दिया था वो दिया जा रहा है, ये सीधे तौर पर बताया जा रहा है 150 सालों में। क्या इस बात को स्वीकार करती है कांग्रेस? बिल्कुल नहीं है संयम जी, इतिहास में जो गलती हुई थी उसको सुधारने का प्रयास ये बिल्कुल नहीं है। हमने तो लगातार कांग्रेस पार्टी ने दोनों ही राष्ट्रगान को तो सम्मान मिला ही, और आप देखिए कि 1950 में जब इसका एडॉप्शन हुआ संविधान में तो ये बात कही गई कि दोनों इक्वल हैं, सेम लेवल पे हैं और दोनों का सेम लेवल पे सम्मान है। और कांग्रेस पार्टी के हर कार्यक्रम में आपने भी अपने पूर्व वक्तव्य में कहा कि हम राष्ट्रगान से शुरुआत करते हैं और राष्ट्रगीत से हमारा समापन होता है, तो ये तो हम लगातार कर रहे हैं, हमारे तो मन में है ये बात। और ये तो जो भाजपा के लोग हैं ये इनको पहले तो राष्ट्रगीत से आपत्ति थी, भारत माता की जय ये नहीं कहते थे। 50 साल तक इनकी जो पितृ संगठन है वो तिरंगे का अपमान करती रही। जब गांधी जी की हत्या होती है तो ऐसी भी खबरें आई थी मीडिया के माध्यम से कि भारत के झंडे को, राष्ट्रीय ध्वज को इन्होंने पैरों तले रौंद करके अपनी खुशियां मनाई थी। तो ये किस मुंह से देशभक्ति की बात करते हैं, ये बिल्कुल इनको अपने अंदर झांक करके देखना चाहिए। और आज अगर ये गलती सुधार रहे हैं तो मुझे तो अच्छा ही लग रहा है ये कि ये अपनी गलती सुधार रहे हैं और देशभक्ति की तरफ एक कदम बढ़ा रहे हैं। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन वो कह रहे हैं गलती आपकी थी, आपकी गलती सुधार रहे हैं। सौरभ जी, आपकी गलती सुधार रहे हैं, आरोप ये है। दिखाइए जी संजय जी, आपकी गलती सुधारी जा रही है, आरोप ये है आपके ऊपर। वो बिल्कुल गलत बात है। हमारी तो कोई गलती नहीं थी, मैंने अपने जवाब में ये कहा कि हमारी कोई गलती नहीं थी। ये तो 12 साल से इनकी सरकार है जिसने इन्होंने जो सम्मान नहीं दिया। जैसे कि सवाल मेरा कुछ नहीं, शताब्दी जी 30 सेकंड है आपके पास, अपनी बात रखिएगा। ये जो आरोप लगे हैं दोनों तरफ से उसको लेकर देखिए, आरोप लगाने वाले ही स्वीकार कर रहे हैं कि हम राष्ट्रगान से शुरू करते हैं और राष्ट्रगीत से समापन करते हैं, तो निश्चित रूप से वंदे मातरम का सम्मान हर भारतवासी करता है। क्योंकि अगर देशभक्ति शब्दों से परे एक भावना है तो वंदे मातरम वो गीत है जो उस अमूर्त भावना को मूर्त रूप में प्रस्तुत करता है। और जब हम किसी मूर्ति को मूर्त रूप में प्रस्तुत करते हैं तो खंडित नहीं करते हैं, पूर्ण रूप से करते हैं। यही बात भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रधानमंत्री जी की ओर से कही जा रही है कि हम कम से कम अपने युवाओं को सही बात तो बताएं, वास्तव में ये क्या है पूरा वंदे मातरम, इसमें भारत माँ की क्या आराधना की गई है, किन किन रूपों में, दुर्गा के रूप में, दश प्रहरण धारणी के रूप में, और किस रूप में उसको बताया गया है, ये बताएं तो सही। किस कारण से इसको खंडित किया गया था, देश पूरा जानता है, जिसको मैं यहाँ कहना नहीं चाहता। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, वक्त इतना ही था। शताब्दी जी आपका शुक्रिया, सौरभ जी आपका भी, और पीसी रथ साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया विस्तार से अपनी बात रखने के लिए। आप तीनों का बहुत धन्यवाद। तो वंदे मातरम राष्ट्रगीत के 150 साल हो रहे हैं, भव्य आयोजन किया जा रहा है देश के अंदर, और बीजेपी अलग से भी कर रही है और देश के अंदर भी अलग भव्य आयोजन होंगे।
बताने की जो कोशिश है वो फिलहाल यही लग रही है कि जो तोड़ मरोड़ के पेश किया गया था, बीच में कुछ शब्दों का लोप किया गया था, उनको पूर्ण किया जाएगा। ये बात सही है कि राष्ट्रगीत वाकई कुछ कठिन है, हर किसी को याद नहीं रहता। राष्ट्रगान तो बचपन से सिखाया जाता है, स्कूल में हमको राष्ट्रगीत भी सिखाया जाता है, लेकिन जिस मुकाबले राष्ट्रगान गाते हैं वैसे राष्ट्रगीत को नहीं गाते आए हैं, और इसलिए राष्ट्रगीत कठिन होने के साथ साथ हर किसी को याद नहीं रहता है। और इसको लेकर आरोप उनके ऊपर लगते हैं जो समाज में सबसे आगे बढ़ के चलते हैं, यानी कि लीडरशिप के ऊपर, नेताओं के ऊपर, कि आप नेतृत्व कर रहे हैं, कम से कम आप तो याद रखें। लेकिन अब 150 सालों में क्या कुछ बदलेगा वो देखना होगा। इस वक्त के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ।